हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हमने बुक स्टार्ट की है घटना चक्र सामान्य ज्ञान संक्षिप्त सामान्य ज्ञान 2022 एडिशन। उसका एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान। इसमें हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान या फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। और देखिए काफ़ी ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इससे क्या नापते हैं, वो काफ़ी पूछा जाता है। और मात्रक वगैरह भी काफ़ी आते हैं कि इसका मात्रक क्या है। तो इन सभी तरह के प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। पहला चैप्टर है इसमें यूनिट या मात्रक। मात्रक या यूनिट किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला मूल मात्रक फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। पहला मूल मात्रक। मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई इसको बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ये याद रखिएगा, एसआई की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। में मूल मात्रकों की संख्या टोटल 7 है। देखिए जो मूल मात्रक हैं वो केवल 7 ही हैं, जो बनती हैं बाकी राशियां वो सब इसी से बनती हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बचपन में MKS प्रणाली, तो मीटर किलोग्राम और सेकंड प्रणाली, वो देखिए शुरू में 3 यही मिलेंगे आपको। तो मूल राशि क्या है हमारी, लंबाई लेंथ। किस एसआई मात्रक क्या है, मीटर, और प्रतीक क्या है इसका M। अगला क्या है द्रव्यमान, एसआई मात्रक केजी या किलोग्राम, और केजी इसको ऐसे लिखते हैं। मूल राशि समय, एसआई मात्रक सेकंड, और प्रतीक क्या है एस। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए। ताप ऊष्मागतिक केल्विन के। और पदार्थ का परिमाण मोल MOL मोल। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश में, और CD इसको लिखते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो वो फिक्स रहती है 7। ये 7 ही मूल मात्रक हैं, बाकी जो व्युत्पन्न या ड्राइव्ड होते हैं वो सब इसी से होते हैं। आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखते हैं विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 SI व्युत्पन्न मात्रक, जो इन 7 से हमने डिराइव किए हैं वो 22, उसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। पहला समतल कोण, इसका मात्रक क्या है, रेडियन। रेडियन इक्वल टू क्या होता है, M/m, ठीक है। अगला देखते हैं घन कोण, स्टेरेडियन, SR, मीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। आवर्ती हर्ट्ज, हर्ट्ज या इसे 1/सेकंड भी लिखते हैं, पर सेकंड या सेकंड इनवर्स इसको लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है। बल न्यूटन, सबको पता है, फोर्स न्यूटन ये रहा, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर मीटर, ये सेकंड -2 लिखा है, मतलब नीचे है, ये सेकंड स्क्वायर बोलेंगे इसको हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब या प्रतिबल, इसका पास्कल होता है, ठीक है। वैसे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, और इसमें यहाँ पर क्या है किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, पास्कल इसकी यूनिट है। पास्कल देखिए काफ़ी पूछा जाता है, पास्कल और बार ये दोनों ही काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पास्कल और बार जो दोनों हैं वो दोनों ही दाब के मात्रक हैं, याद रखिएगा। जूल, जूल भी देखिए काफ़ी पूछा जाता है। जूल हीट का या कार्य का और आपका ऊर्जा का, सभी का मात्रक जूल है। तो जूल इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति या रेडियंट फ्लक्स, इसका वॉट मात्रक है, वॉट इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। विद्युत आवेश कूलाम, C इक्वल टू A इंटू एस। वोल्टता या विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर और एम्पियर इनवर्स। वैद्युत धारिता फैराडे, F इक्वल टू केजी इनवर्स मीटर -2 सेकंड की पावर 4 और A स्क्वायर। वैद्युत प्रतिरोध ओम, ओम इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 A की पावर -2। विद्युत चालकता सीमेंस, S इक्वल टू केजी इनवर्स मीटर की पावर -2 सेकंड क्यूब A स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स, इसको वेबर भी देखिए काफ़ी आता है, इसको याद रखिएगा, वेबर काफ़ी पूछता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की या चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। वेबर इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 A की पावर -1। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, ये भी बहुत आता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ये मात्रक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंग्लिश में। T इक्वल टू केजी सेकंड की पावर -2 A इनवर्स। प्रेरकत्व हेनरी, H इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 A की पावर -2। तापमान डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, इसे केल्विन भी बोलते हैं, और केल्विन कैसे निकालते हैं, जब आप सेल्सियस के तापमान में 273 ऐड करते हैं, तो T+273 इसको बोला जाता है। ज्योति फ्लक्स, इसका ल्यूमेन होता है, LM इक्वल टू CD SR। प्रदीप्ति घनत्व लक्स, लक्स इक्वल टू CD SR मीटर की पावर -2। एक
रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता बैक्यूरल। देखिए रेडियो एक्टिविटी की अगर आपसे यूनिट पूछता है तो वो बैक्यूरल है, ठीक है, क्यूरी यूनिट नहीं होती है, इसकी बैक्यूरल यूनिट होती है, याद रखिएगा। बैक्यूरल इक्वल टू सेकंड इनवर्स। आवेशित विकिरण की मात्रा कर्मा ग्रे, ग्रे इक्वल टू मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। विकिरण मात्रा डोज समतुल्य सीवर्ट एस वी इक्वल टू एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। उत्प्रेरण सक्रियता कैटल, कैटल इक्वल टू मोल सेकंड इनवर्स। अब देखते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। प्रकाश वर्ष का उपयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंसेस, यानी ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए, या बहुत बड़ी बड़ी जो दूरियां होती हैं उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेलर डिस्टेंस या अंतर्ग्रहीय दूरी। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 10⁻15 मीटर के बराबर। देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस है ये। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं 1.8520 किलोमीटर। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, तो 1.8520 किलोमीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। देखिए इसको लिखते हैं MW, नीचे छोटा ई लिखा जाता है। जब हम पावर प्लांट्स वगैरह में देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। MWE जब आपको दिखे नीचे तो इसका मतलब होता है मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई है। तो 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁻6 वाट, 10⁶ वाट के बराबर 1 मेगावाट होता है। आगे देखते हैं क्यूसेक, क्यूबिक फीट पर सेकंड जल प्रवाह मापने की इकाई है। 1 क्यूसेक इक्वल टू 28.317 लीटर प्रति सेकंड। देखिए क्यूसेक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, उसमें से पर सेकंड कितना पानी निकल रहा है, कितना लीटर पानी, मतलब आयतन, उसमें से हर सेकंड में कितना पानी का आयतन निकल रहा है। इसको सबसे सिंपलेस्ट वे में ऐसे ही समझा जाता है। जैसे डैम वगैरह आप देखेंगे, उसमें जो टरबाइन वगैरह में पानी आता है तो वो किस रेट से आ रहा है, तो उसको हम इससे ही नापते हैं। 1 क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड। एक वायुमंडल में ओजोन की परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। और ओजोन परत हमें किस में मिलती है? ओजोन परत हमें, आप बताइएगा कौन सी लेयर में हमें ओजोन परत मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें हमें ओजोन परत मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर। एक डॉप्सन यूनिट की इकाई कितनी होती है? 2.69 इंटू 10⁻20 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। बल फोर्स को सीजीएस पद्धति में, बल का सीजीएस पद्धति में या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मात्रक क्या है? डाइन है। बल का मात्रक एसआई मात्रक जो है ये न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन, ये भी आप याद रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। अब गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे दूरी है, आयतन है, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि। ये आपको याद रखिएगा। देखिए ये बहुत पूछी जाती हैं, मैचिंग वगैरह में काफ़ी आती हैं कि जैसे इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, इस तरीके से पूछता है काफ़ी, तो आप याद कर लीजिए। सदिश राशि इनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र आदि। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। सर आइजक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं पर आधारित गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। पहला, न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। इसको दूसरी भाषा में देखिए ऐसा भी बोलते हैं, कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल आप नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी अवस्था में रहती है। तो वो ज़्यादा सिंपल है, आप मैंने जो डेफिनेशन बताई उसको देख लीजिए। गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे घुमा के पूछे कि लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम किसे है, तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, उसे ही बोला जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय विषयक नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। F इक्वल टू एम ए, ये इसी का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, F इक्वल टू एम ए, याद रखिएगा। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।
इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरणार्थ, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना। जब आप नाव से कूदने की तैयारी करते हैं, आप देखा नाव पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। इसके अलावा देखिए, अगर जो बात करें, रॉकेट ऊपर उठता है, वो भी ऐसे ही उठता है। जो गैसें निकलती हैं उसके पीछे से, एग्जॉस्ट से, वो ज़मीन पर फोर्स लगाती हैं और उसी फोर्स से एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट होता है जो उसको लिफ्ट करता है, रॉकेट को। तो ये भी आप याद रखिएगा। कार्य संबंधी, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी W इक्वल टू F इंटू एस। कार्य अदिश राशि है और कार्य का SI मात्रक जूल है। शक्ति अथवा सामर्थ्य, पावर, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य इक्वल टू P बराबर W अपॉन T। सामर्थ्य इक्वल टू कार्य अपॉन समय। इसका देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, हमने बात करी, और समय का सेकंड होता है। जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? वॉट बोला जाता है, याद रखिएगा। जैसे आपके घर में कितने वॉट का बल्ब है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो उसका जो, अगर हम वैसे बात करें तो उसे जूल पर सेकंड बोला जाता है। तो सामर्थ्य एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल पर सेकंड अर्थात वॉट होता है। और अगर देखिए इसको ही मैं किलो जूल कर दूंगा, किलो जूल पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा? किलो वॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे किलो वाट पूछता है क्या होता है, तो किलो जूल पर सेकंड, प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1/2 mv²। तो देखिए, कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है? तो वो वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसको याद रखिएगा, ज़्यादातर ये आता रहता है कि वेग के द्वितीय घात या वेग के हमारे वर्ग के समानुपाती होती है। के ई इक्वल टू, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m हो गया मास, g हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, मास मतलब द्रव्यमान, और h हो गया आपकी हाइट या ऊंचाई। उदाहरण, तनी हुई कमानी में ऊर्जा, बांध बनाकर रोकेगा जल की ऊर्जा, ये सभी पोटेंशियल एनर्जी में आता है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण, इलेक्ट्रिक पंखा, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, आप इसमें याद रखिएगा, जब भी आपसे ऐसी चीज़ पूछे, आप याद रखिए उसमें इनपुट क्या दिया जा रहा है। आप सबसे पहले ये याद रखिए। देखिए, बिजली का पंखा आप चलाते हो, आप बटन ऑन करते हो, मतलब आपने बिजली में क्या दिया? पंखे में आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, आपने विद्युत ऊर्जा दी। उसके बाद वो घूमा, जो बियरिंग वगैरह है, उसके बाद बियरिंग में एनर्जी में शाफ्ट आई, जो इंडक्शन होता है पूरा, उसके बाद मोटर हमारी चली। तो लेकिन आपने मोटर में क्या दिया? जो पंखे की, फैन की मोटर है, उसमें क्या दिया? उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, बिजली दी पहले। तो बिजली से बनी यांत्रिक ऊर्जा। इनपुट आप याद रखिएगा हमेशा, यही इसकी देखिए आप आसानी से कर जाएंगे। आपने इनपुट क्या दिया उसको याद रखिएगा। विद्युत बल्ब, देखिए इसमें क्या किया आपने? इसमें भी देखिए आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है, आपने बटन ऑन किया, लाइट जली, तो क्या किया? विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। आप क्या करते हो विद्युत सेल में? जो सेल होते हैं उसको चार्ज करते हो, क्या उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह होता है, जैसे हमारी बैटरीज होती हैं कार की। क्या करते हैं आप उसमें? उसमें आप चार्ज करते हो उसे, और फिर उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आप उससे कुछ भी अपना इक्विपमेंट चला सकते हो। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती, मोमबत्ती का देखिए मोम वगैरह होता है, मोमबत्ती में डोरी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल आया, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल? जो आपके सोलर पैनल होते हैं, क्या हुआ? सोलर पैनल में धूप पड़ती है, ठीक है, उसमें गैल्वेनाइज्ड प्लेट रहती है, वो आपके उसको इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए जनरेट करती है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के थ्रू। डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जनरेट करता है। ये आपका गाड़ियों में यूज़ होता है, ठीक है। गाड़ियों में जब आप कार चलाते हो तो आपकी शाफ्ट घूमती है, उससे बिजली बनती रहती है, उसमें जो आपके जो हेडलाइट्स वगैरह होती हैं वो सब उसी से जलती हैं, डायनेमो से। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। सितार, आपने देखे लाउड स्पीकर में भी क्या, आप लाउड स्पीकर का तार जोड़ते हैं, जब माइक वगैरह जो होते हैं आप उस माइक का तार जोड़ते हैं, फिर आप उसमें बोलते हो, माइक में आपने बिजली दी तब तो उसकी सप्लाई आई, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। आगे देखते हैं। स्टीम इंजन ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। टरबाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। देखिए टरबाइन चलता है, उसके ऊपर पानी गिरता है या स्टीम या भाप गिरती है, अगर वो स्टीम टरबाइन है तो उसके बाद आपको बिजली बना के देता है वो। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा।
विद्युत जनित्र या इसको बोल जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। आप जनरेटर में क्या करते हो, जनरेटर में आप हाथ से दिखा है आपने, शाफ्ट घुमाता है वो, जब जनरेटर आप स्टार्ट करते हो तो शाफ्ट घूमती है, लेकिन उससे फिर क्या मिलती है आपको, उससे बिजली मिलती है। बिजली से आपको शाफ्ट नहीं घूम रही है, उसमें आप हाथ से शाफ्ट घुमाते हो, फिर डीजल उसमें डालते हो, फिर आपको एनर्जी या बिजली मिलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो देखिए डायनामो और ये विद्युत जनित्र, ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं प्लीज। विद्युत जनित्र और डायनामो, इसमें ही कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है क्योंकि उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। विद्युत मोटर, अब देखिए विद्युत मोटर मतलब घर में जो आप एग्जांपल है, पानी की मोटर आप चलाते हैं। पानी की मोटर कैसे चलाते हैं आप, बिजली देते हैं पहले उसमें, आपने अंदर से स्विच ऑन किया, मोटर आपकी स्टार्ट हुई, फिर मोटर आपका पानी जमीन से निकाल कर आपके ऊपर वाटर टैंक में, पानी की टंकी में भेजती है। तो क्या किया, पहले बिजली आपने उसमें दी, बिजली के बाद पानी की शाफ्ट घूमी, पानी ने शाफ्ट घूम के पानी को लिफ्ट किया, पानी को नीचे से ऊपर उठाया। तो आपने पहले बिजली दी, बिजली से किस में बदली, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदली। डीजल इंजन में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। मतलब क्या होता है, आप फ्यूल टैंक में फ्यूल डालते हो, ठीक है, फ्यूल हमारा क्या केमिकल है, या ईंधन हमारा केमिकल है, रसायन है, ईंधन जलता है और उससे हमारी गाड़ी की शाफ्ट घूमती है और गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है। तो रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्व, ग्रेविटी क्या है, गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी काफी आता है, देखिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का। जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। तो देखिए एक बात बताइए, हमने पता है हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और बीच में थोड़ी बड़ी है, तो मतलब जो बीच की त्रिज्या है, इक्वेटर या भूमध्य वाले एरिया की जो त्रिज्या है वो ज़्यादा है। और हमने एक नियम मैं आपको बता देता हूँ, F=G m1m2/r²। तो r जो आता है वो नीचे आता है। इसका मतलब क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, उसका मान कैसे होगा, आर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर जी कम होगा। ठीक है, अब देख लीजिए आर, मैंने आपसे बताया भी, जो पृथ्वी है वो भूमध्य रेखा पर चौड़ी है, मतलब यहाँ त्रिज्या ज्यादा है। त्रिज्या ज्यादा मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम, और ध्रुवों पर चपटी है तो वहां पर त्रिज्या कम है, तो वहां पर जी का मान ज्यादा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। लिफ्ट में पिंड का भार, जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। जब आप लिफ्ट आपकी कहीं नीचे जाएगी, देखिए आपको ऐसा लगेगा मेरा वेट कम हो रहा है, ठीक है, तो भार आपको घटता हुआ प्रतीत होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता। जैसे जो हम रॉकेट्स वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब देखते हैं पृष्ठ तनाव के उदाहरण या सरफेस टेंशन। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ये सभी पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल हैं। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। तो आपसे पूछे वर्षा के जो गोल बूंद होती है उसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव उसका कारण है। केशिकात्व या कैपिलरी बोलते हैं इंग्लिश में। केशिकात्व के उदाहरण, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ना केशिकात्व का ही के कारण नहीं संभव है। जैसे घर में आप जब दिया जलाते हो, आप शुरू में जब उसमें बत्ती डालते हो, ठीक है, तो आपने देखा बुलबुले उठते हैं उसमें, ठीक है, तो बुलबुले क्या उठते हैं, वो धीरे धीरे तेल को सोख रहा होता है और वो तेल धीरे धीरे कैपिलरी या केशिकात्व के थ्रू ही ऊपर तक आता है। फिर जब आप ऊपर, जब उसके टॉप में आप माचिस से जलाते हो दिए को, तो वो तेल होता है वहां तक पहुंच चुका होता है। तो ये भी केशिकात्व का ही उदाहरण है। केशिकात्व की क्रिया के द्वारा ही पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचते हैं। जड़ों से जब पत्तियों तक लवण कैसे पहुंचते हैं, वो भी केशिकात्व के कारण ही पहुंचते हैं। दाब, प्रेशर, किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, अर्थात P = बल अपॉन क्षेत्रफल या P = F/A। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होता है, होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दबाव डालती हैं। वायु दाब मापी को ये बहुत आता है, देखिए वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। यानी बैरोमीटर से क्या नापते हो आप प्रेशर नापते हो। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने अथवा तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। अगर सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स व्हाट,
स्टॉर्म यानी आंधी या तूफान का। तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये बिना किसी मीडियम की भी ट्रैवल कर सकती हैं अतः निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल आपने पढ़ा होगा, अगर फिजिक्स आपने पढ़ी है 12th में, तो मैक्सवेल की वेव इक्वेशन भी आती है, मैक्सवेल वेव इक्वेशन। तो वेव का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने ही दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ध्वनि साउंड, ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स ध्वनि यांत्रिक तरंगों का या मैकेनिकल वेव्स का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती हैं, ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निर्वात में भी जा सकती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये निर्वात में नहीं चल सकती, इनको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे। आगे अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसको मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकते। श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य कानों से सुन सकते हैं। पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को ही पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। कभी कभी 20 किलो हर्ट्ज दे देगा ऑप्शन में, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 20,000 हर्ट्ज है तो 20 किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं इसको। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान से नहीं सुन सकते, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठोस में जो आपकी साउंड की गति है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर हमारी लिक्विड में होगी और सबसे कम गैस में होगी। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? माध्यम देखते हैं और इधर ध्वनि की चाल लिखी है। तो वायु में 346 मीटर पर सेकंड, ऑक्सीजन में 316, समुद्री जल में 1531। देखिए वायु और ऑक्सीजन गैसें हैं, उसमें देखिए कितनी कम है, 346, 316। और जैसे ही लिक्विड में आए हम, समुद्री जल में, आसुत जल में 1531, 1498, यानी करीब 3 गुनी, 3 गुनी 5 गुनी, बल्कि 3 पंजे 15, 5 गुनी हो गई है। एल्यूमिनियम में देखिए फिर और ज़्यादा, एल्यूमिनियम क्या आ गया, ठोस आ गया, मेटल आ गए, 6420, निकल में 6040, स्टील में 5960, लोहा में 5950, पीतल में 4700, कांच या फ्लिंट में 3980। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीडियम आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा होगी ठोस मीडियम में, सबसे कम होगी हमारी गैस मीडियम में, और बीच में किस में होगी, लिक्विड मीडियम में बीच में होगी। ऊष्मा यानी हीट, तापमापन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एवं र्यूमर। सेल्सियस तथा केल्विन में क्या संबंध है, C = K-273 या केल्विन = C+273। यानी अगर आपको केल्विन में निकालना है तो जो आपको सेल्सियस में मान दिया है उसमें आप 273 जोड़ दीजिए, और अगर बहुत स्पेसिफिक पूछ लेता है तो 273.16 इसको लिखते हैं पूरा। तो ये भी आप याद रखिएगा। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठोसों के गलने या पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ की जाती है उसे, उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन या कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु या कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ कौन से? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नैफ्थलीन आदि। प्रकाश लाइट, प्रकाश लाइट प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि अन्य पारदर्शी एवं सघन माध्यमों में जैसे जल और कांच में इससे कम होती है। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है, अतः रेले नियम के कारण
बैगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल की मैंने आपको कहा, लाल की तरंग दैर्ध्य लाल का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, गोलीय दर्पण या उत्तल भाग पर गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धंसा हुआ तल परावर्तक बन जाता है। ऐसे तल को अवतल दर्पण कहा जाता है। दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट, कान, नाक और ईएनटी के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देता है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ। वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनती है? उल्टा और वास्तविक। और प्रतिबिंब का आकार समान आकार का। अगर स्थिति अनंत पर हो तो क्या होगा? फोकस पर, उल्टा और वास्तविक, बिंदु के समान, अत्यधिक छोटा। फोकस पर अगर स्थिति कहाँ हो? फोकस पर हो तो स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर होगी। वास्तविक और उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बीच में कहीं हो तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? उल्टा और वास्तविक होगा और आकार छोटा होगा। ध्रुव और फोकस के मध्य तो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा और आकार कैसा होगा? बड़ा। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य उल्टा और वास्तविक बनेगा और कैसा आकार होगा? बड़ा होगा। उत्तल दर्पण, यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू, अधिक होने के कारण इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त वर्ण विक्षेपण होने से बनता है। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स, ऐसे तीन रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे तीन रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और ये हैं लाल, हरा और नीला। ये देख लेते हैं। देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है उत्तल दर्पण का। जैसे ऊपर लिस्ट थी वो यहाँ पर भी है। तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, बिंदु के समान। अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो तो फोकस तथा ध्रुव के मध्य, आभासी तथा सीधा, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार छोटा। दृष्टि दोष, देखिए दो प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? देखिए, उल्टा होता है हमेशा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आप निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हो लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं। और क्या इसके लिए लेंस लगता है? तो इसके लिए अवतल लेंस लगता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हो लेकिन निकट की नहीं। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, यह रोग कॉर्निया के पूरी तरह से गोला ना होने के कारण होता है। कॉर्निया अगर पूरी तरह से गोल नहीं है तो आपको ये रोग होगा। इस रोग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस की सहायता से किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक्स, रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा किरणित किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के प्रयोग, कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 I-131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन, भारी नाभिक का दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं और इसमें अनियंत्रित विखंडन की या अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। नाभिकीय संलयन, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा विमुक्त करते हैं। यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन ही है, यानी सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही होती है। और हाइड्रोजन बम जो है, देखिए परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जो हाइड्रोजन बम है वो हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आगे देखते हैं विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिक विदों के प्रमुख योगदान। तो आर ए मिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय निदर्श, नील्स बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श, चंद्रशेखर वेंकटरमन, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, द्रव्य तरंग की प्रकृति, डी ब्रॉगली इक्वेशन भी होती है, मेघनाथ साहा, ऊष्मीय आयनन, सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स,
हाँ, वॉल्फगैंग पाउली अपवर्जन का नियम, एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, होमी जहांगीर भाभा या एच.जे. भाभा, कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट तारों की संरचना तथा विकास, जॉन बॉर्डीन ट्रांजिस्टर अतिचालकता का सिद्धांत, गैलीलियो गैलीली जड़त्व का नियम, क्रिश्चियंस हाइगेंस हमने पढ़ा हुआ हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत भी इन्हीं का है, आइजक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम, गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक, माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, मैंने आपको बताया था मैक्सवेल की इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज विद्युत चुंबकीय तरंगे, जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगे बेतार संदेश और कैस्कोग्राफ, मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी या मैरी क्यूरी बोलते हैं नॉर्मली, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का अध्ययन। लेकिन देखिए अगर आपसे रेडियो एक्टिवता की यूनिट पूछता है तो मैं आपको बता चुका हूँ रेडियो एक्टिवता की यूनिट क्यूरी नहीं होती, क्यूरी हमेशा ऑप्शन में देता है, रेडियो एक्टिवता की यूनिट हमेशा होगी बैक्यूरल, याद रखिएगा बैक्यूरल। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत नियम और सापेक्षता का सिद्धांत, विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक किरणें। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एकॉस्टिक ध्वनि से संबंधित अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, हिप्नोलॉजी नींद का वैज्ञानिक अध्ययन, एस्ट्रोफिजिक्स आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन और ऑर्थ्रोलॉजी हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन, बायोमेट्री गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग, कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन, सिरामिक्स मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान। आपने देखा होगा जो घर में टाइल्स लगती हैं हमारे, उन्हें सेरामिक टाइल्स ही बोला जाता है या सिरामिक टाइल्स बोला जाता है, तो वो मिट्टी से संबंधित बर्तन बनाने की कला या इससे संबंधित विज्ञान। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन, क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन, साइटोलॉजी जैव कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य प्रणाली का अध्ययन, क्रिप्टोग्राफी संचार सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र का अध्ययन, आपने क्रिप्टो करेंसी भी सुनी होगी, डेमोग्राफी मनुष्य की जननांकीय स्थिति का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन, इकोलॉजी पौधे एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन, यूजेनिक्स वांछित अनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन, जेनेटिक्स वंशानुगत गुणों का अध्ययन, जीनियोलॉजी वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन, हेमेटोलॉजी ये ब्लड रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन, हेपेटोलॉजी आपका यकृत पित्ताशय एवं अग्नाशय तथा उसके विकारों का अध्ययन यानी पेट का, हिस्टोलॉजी ऊतकों की संरचना का अध्ययन या रचना का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला, हाइड्रोपैथी जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन, हाइड्रोथेरेपी जल से रोगों के उपचार की तकनीक, होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला, लेपिडोप्टेरोलॉजी तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन, मीटियोरोलॉजी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों फंजाई का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष विज्ञान, निमेटोलॉजी गोल कृमि का अध्ययन जिसको नेमाटोड्स भी हम बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी गुर्दे या वृक्क का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इसके रोगों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन, साइकेट्री मानसिक रोगों तथा इसके निदान का अध्ययन, पीडियाट्रिक्स बच्चों तथा इससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन, न्यूमेटिक्स ये वायु तथा गैसों का अध्ययन, फार्माकोलॉजी औषधियों तथा उनके प्रयोगों एवं प्रभाव का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों एवं उसके उत्पादन का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, फिलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन, पेट्रोलॉजी चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन, पोसोलॉजी औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन, फोनेटिक्स स्वर की ध्वनियाँ एवं इसके उच्चारण का अध्ययन, प्लाज्मोलॉजी जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन, सेरोलॉजी ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, टेक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, गायनेकोलॉजी स्त्री रोगों का अध्ययन और जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन। तो देखिए यही था हमारा फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।